ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग यूनिट 3। हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा यूनिट 4 भी है। तो अगर आपको यूनिट 3 अच्छे से समझ में आएगा तो आपको यूनिट 4 भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में हमने फ्लूइड स्टैटिक के बारे में पढ़ा था। फ्लूइड स्टैटिक मतलब जब फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में उसमें किसी प्रकार का कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो वहां पर हमने दो फिनोमिना पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और बियर के। ठीक, मेनली सेकेंड यूनिट में हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अब क्या है, फ्लूइड रेस्ट में नहीं है, फ्लूइड मोशन में है, लेकिन कोई भी चीज को मोशन में करने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम उसके मोशन की स्टडी करते हैं, उसके वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, उसके एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं, लेकिन वो सब चीजें क्यों आ रही है, किस फोर्स के कारण आ रही है, किस एक्सटर्नल एजेंसी के कारण आ रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। दैट इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब इससे थोड़ा सा ऊपर और आते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट इज फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स इज अगेन द स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन। ये भी फ्लूइड मोशन की स्टडी है, बट दिस टाइम इट इन्वॉल्व फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑन। मीन्स किस कारण से वो फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, या किस कारण से उसमें एक्सेलरेट हो रहा है, उन सब की भी स्टडी जिस टॉपिक के अंदर करते हैं हम उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, अब डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन इज इसेंशियली गवर्न बाय, देखिए दो इक्वेशन से ये मेन गवर्न होता है। फ्लूइड डायनामिक्स में हमको मेनली दो इक्वेशन पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला इक्वेशन है यूलर इक्वेशन, जिसको हम मोमेंटम प्रिंसिपल बोलते हैं। मोमेंटम प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एक बॉडी है दूसरी बॉडी से टकराएगी, तो जो पहले उसका मोमेंटम था वही उसका बाद में मोमेंटम भी हो जाएगा, और वो दोनों बॉडी, एक बॉडी है दूसरी बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में, एक बॉडी आई और दूसरी बॉडी से टकराई और उसके बाद फिर निकल गई। तो पहले जिसका मोमेंटम था m इंटू वी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहली बॉडी का मोमेंटम समथिंग था, दूसरी बॉडी का मोमेंटम समथिंग है, जब दोनों आपस में टकरा के आगे बढ़ेंगी तो दोनों का मिला के जो मोमेंटम होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज डिफाइंड बाय यूलर इक्वेशन। और दूसरा है बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि एनर्जी प्रिंसिपल होता है। हमने कॉलेज जब आप लोग आ रहे थे तो हमने इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके भी देखा था, ठीक, अपने लैब में। ओके, so that is two equation which govern the dynamics of fluid motion. Okay, one is Euler equation, second one is Bernoulli equation. Derivation of momentum and energy equation, ये दोनों ही इक्वेशन जो है वो सिंपल एक ही जगह से आते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन। और हमको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये अपन फिजिक्स 9th 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स में है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन के तीनों लॉ। तो जो ये सेकंड लॉ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, एंड दिस इज द बेस ऑफ आवर यूलर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, जो मोमेंटम इक्वेशन आ रहा है, जो एनर्जी इक्वेशन आ रहा है, उसका बेस क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अब अपन आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, कभी भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो नेट फोर्स उसमें लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लूइड का मोशन है वो एक ही डायरेक्शन है। ठीक, फॉर सिंपलिसिटी वी आर कंसीडरिंग दैट द फ्लूइड इज मूविंग इन वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक, एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लूइड जब एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसका कुछ मास है दैट इज एन एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट, और वो जब वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ एक्सेलरेशन है दैट इज ए एक्स, उसका कुछ एक्सेलरेशन है दैट इज ए एक्स। ठीक है, अब वो ए एक्स एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, उसका मास एम है, तो उस पर फोर्स जो है वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट, एक फ्लूइड एलिमेंट की बात करें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब ये जो एफ एक्स है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। ये एफ एक्स जो फोर्स है वो बहुत सारे फोर्सेस को मिला के होता है। कौन कौन से फोर्स होते हैं, ग्रेविटी फोर्स होता है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी के कारण उसके एक्सेलरेशन में फर्क आएगा। अगर फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है तो
ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो उसका मोशन स्लो होगा। अगर वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो ग्रेविटी फोर्स गवर्न करता है। प्रेशर फोर्स, प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लूइड फ्लो होता है, ये हम जानते हैं। जब भी फ्लूइड फ्लो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण भी फ्लो होता है। विस्कस फोर्स यूनिट 1 में हमने पढ़ा है, जब फ्लूइड आपस में ट्रेवल कर रहा है तो जो ऊपर वाली लेयर और जो नीचे वाली लेयर है आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, क्योंकि वो विस्कोसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट, टर्बुलेंस फोर्स। टर्बुलेंस के कारण जो फोर्स होता है, देखिए सिंपल एक लाइन में अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसमें एनर्जी का लॉसेस कम होगा, फोर्स कम डेवलप होगा। लेकिन अगर फ्लो टर्बुलेंट है, बहुत ज्यादा जिगजैग फ्लो है, तो क्या होगा, टर्बुलेंट फोर्स आएगा साथ में। और आखिरी में आता है कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो ये 5 बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी के वेरिएशन के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो ये जो एफएक्ट है इसमें 5 तरीके के फोर्स छुपे होते हैं, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। ठीक, अब जब हम अगर इसमें से कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, ठीक, तो हमारे पास 4 फोर्स बच जाएंगे। वैसे कितने थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स भी था, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी। अब हमने उसमें से कंप्रेसिबिलिटी फोर्स निकाल दिया तो हमारे पास एफ एक्स ये 4 फोर्स बचे। अब जब हम कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर जो हमारे पास इक्वेशन बचता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो इक्वेशन बचता है उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ। रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी को कंसीडर नहीं करते कि वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, सिमिलरली जब हम ये 4 फोर्स में से अगर टर्बुलेंस फोर्स भी हटा देते तो सिर्फ 3 फोर्स रह जाएंगे। कौन कौन से, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स। तो एफ एस ये तीनों का समेशन हो जाएगा। एंड इन दैट केस वी कॉल्ड दिस इक्वेशन एज अ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आगे जब आप लोग जाएंगे हायर स्टडीज के लिए तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो अब जब नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हम कब बोल रहे हैं, जब जो फोर्स है इट कंप्राइजेज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। नाउ अगेन वी आर नेग्लेक्टिंग विस्कस फोर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, विस्कस फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कब कर पाएंगे, जब विस्कोसिटी की वैल्यू 0 रहेगी। विस्कोसिटी की वैल्यू 0 मतलब जो दो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो दो लेयर जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड जीरो विस्कोसिटी, एंड इन दैट केस विस्कस फोर्स विल बिकम 0। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड को हमको आइडियल कंसीडर करना पड़ेगा। और जब हम फ्लूइड को आइडियल कंसीडर करेंगे तभी हम उसकी विस्कोसिटी को 0 मान सकते हैं। तो जैसे ही मैंने विस्कस फोर्स भी हटाया तो अब मेरे पास सिर्फ 2 फोर्स बच गए। कौन कौन से फोर्स, ग्रेविटी फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। तब जाके इस इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो हमारे सिलेबस में है वो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसीलिए हमने क्या किया, जो टोटल फोर्स था उसमें से कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को भी हटा दिया, उसमें से टर्बुलेंस फोर्स को भी हटा दिया और फाइनली उसमें से विस्कस फोर्स को भी हटा दिया। ठीक, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स इन दैट डायरेक्शन प्लस प्रेशर फोर्स इन दैट डायरेक्शन। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। समझ में आ रहा है सबको? आलोक कुमार, गुड गुड गुड, यस सर। गुड गुड। ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपने टॉपिक में जो कि आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, दैट इज यूलर इक्वेशन अलोंग स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन आप लोगों को पता है तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यूलर इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अपन कुछ एक assumptions लेना पड़ता है कोई भी डेरिवेशन करने से पहले। तो इफ द फ्लो सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सेलरेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जो फ्लो हो रहा है वो वन डायमेंशनल फ्लो है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बाकी के 2 डायरेक्शन जो एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होते हैं उसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे और वाई और जेड डायरेक्शन में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज द एक्सेलरेशन
इज द ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट डायरेक्शन आर नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब y और z डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो है, और जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है। एंड इन दैट केस द एवरेज वैल्यू ऑफ velocity, pressure and elevation are considered to represent the flow as a whole, and the single dimension is taken along the control of streamline। तो हम वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, ये हमारे इसमें काम करेंगे, लेकिन हमको ये पता है कि हमको तीन चीज कंसिडर करना है, एक वेलोसिटी कंसिडर करना है, एक प्रेशर कंसिडर करना है, और एक हाइट कंसिडर करना है, क्योंकि हाइट के ही कारण ग्रेविटी आती है। ठीक है, हाइट के ही कारण क्या आती है, ग्रेविटी आती है। ठीक, और हमको कौन कौन सा फोर्स करना है, प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, वन डायमेंशनल मेथड एनालिसिस इज मोस्टली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। अब हम वन डायमेंशनल को यूज कर रहे हैं टू मेक द our derivation simple and understandable। ठीक है, वो ताकि हमको आसानी से समझ में आए। यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो यूलर इक्वेशन होता है वो भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव होता है। ठीक, तो हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि ये किसी बुक में मुझे इंटरनेट में भी नहीं मिल रहा था, और मैंने बना के इसकी फोटो यहाँ पे डाली है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आएगा तो अच्छी बात है। अब देखिए, टू डिराइव द यूलर इक्वेशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन कंसीडर एन एलिमेंटल फ्लूइड बॉडी ऑफ फ्रैक्शन dA एंड लेंथ dx। अब कहीं पे फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक मैंने क्या लिया, एक स्ट्रीम लाइन लिया। ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो बीच से जा रही है, जो निकल रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। अब इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग मैंने एक एलिमेंट लिया। ठीक, अब एलिमेंट कैसा लिया, एलिमेंट एक सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट लिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया dA है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब पता है आप लोगों को, और उसकी लेंथ ds है। ds दिख रहा है यहाँ पे आपको लेंथ, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो dA है। ठीक है, अब जब फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करेगा तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। ठीक है, कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा, जब हम यूलर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जब हम विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर चुके हैं, जब हम कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर चुके हैं, जब हम टर्बुलेंट फोर्स को नेग्लेक्ट कर चुके हैं, तो इसमें फ्लूइड में जब वो फ्लो करेगा तो कौन कौन सी फोर्सेस इसमें आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आएगा प्रेशर फोर्स, और हमको पता है जो प्रेशर फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। वो क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स होता है हमेशा। क्या होता है, प्रेशर फोर्स कंप्रेसिव नेचर का होता है। तो अगर मैं ये दो एंड लूँ उसके, एक ये वाला एंड और एक दूसरा एंड, आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिगर मैंने इसलिए हाथ से बनाया है क्योंकि इसमें अच्छे से आप लोगों को ताकि समझ में आए, और ऐसा फिगर किसी भी बुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट है, इसमें इधर से प्रेशर आएगा, इधर पे भी प्रेशर आएगा, और प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोज हम कर रहे हैं कि जो प्रेशर की वैल्यू है स्मॉल p है, तो एट ए डिस्टेंस आफ्टर लेंथ ऑफ ds वो प्रेशर p प्लस dt चेंज होगा। प्रेशर कभी अगर प्रेशर सेम रहा दोनों एंड में तो फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, तो प्रेशर का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो p और p प्लस dt ले लिए। अब वो dt इट कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी ए नेगेटिव वैल्यू, बट इट इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। जो प्रेशर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कंप्रेसिव फोर्स रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, P यहाँ पे प्रेशर लिया, P प्लस dt अपोजिट एंड में प्रेशर लिया। ठीक, अप स्ट्रीम साइड और डाउन स्ट्रीम साइड फ्लो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से फ्लो होके इस डायरेक्शन से निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर ले लिया P, यहाँ पे प्रेशर ले लिया P प्लस dt, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया है, दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू dA। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर फोर्स है, वो कितना हो जाएगा, P इंटू dA, और इस एंड में जो प्रेशर फोर्स है वो हो जाएगा P प्लस dP इंटू dA। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, बिकॉज प्रेशर इज ऑलवेज अ कंप्रेसिव फोर्स। Now see what it is written here, net pressure force acting on the element in the direction of motion। अब इस एलिमेंट में नेट प्रेशर फोर्स कितना हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो ऐड नहीं होगा, वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो हमको डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, और जब हम उसका डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों आपस में माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भानु प्रताप? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? यस सर। हाँ, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है,
कुछ भी डाउट होता है तो बीच में आप लोग बिल्कुल मुझे रोक के पूछ सकते हैं। तो ये हो गया P इंटू डी ए, ठीक। यहाँ से प्रेशर, इधर से प्रेशर माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने माइनस साइन ले लिया, तो ये हो गया P प्लस डी पी इंटू डी ए। जब ये ब्रैकेट ओपन करे होगा तो पी डी ए विल कैंसल्ड आउट एंड वी विल लीव इट माइनस डी पी डी ए। फिर इतना बच जाएगा, पी डी ए कैंसल हो जाएगा। इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आएगा टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू विस्कस, ठीक है। अभी हम विस्कोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन बाद में हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे यूलर इक्वेशन में क्या होता है, विस्कोसिटी को विस्कस फोर्स को हम 0 लेते हैं। तो जो विस्कस फोर्स है वो कहाँ पे होगा, पेरीमीटर में होता है, ठीक है। क्यों विस्कस फोर्स पेरीमीटर में क्यों होगा, क्योंकि वो सरफेस फिनोमिना है। जो विस्कस फोर्स है वो सरफेस फिनोमिना है और उसके कारण शियर फोर्स डेवलप होगा जो कि फ्लूइड को आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक। तो फ्लूइड को आगे बढ़ने से रोकेगा। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टाउ अपॉन टाउ इंटू डीपी इंटू डी एस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो टाउ होता है शियर स्ट्रेस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब इस एलिमेंट का सरफेस एरिया कितना है, जितना उसका पेरीमीटर है डीपी और जिसकी उसकी लेंथ है डीएस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। उसका सरफेस एरिया क्या है, पेरीमीटर कितना है उसका इनटू उसकी लेंथ, तो ये हो गया उसका सरफेस का एरिया। आपने सिलेंडर का सरफेस एरिया देखा होगा, 2 पाई आर एल होता है कि नहीं, 2 पाई आर सर्कल का एरिया इनटू उसकी लेंथ, तो हो गया वो कर्व सरफेस एरिया। तो वही यहाँ पे हमने उसको पेरीमीटर के फॉर्म में लिख दिया, डीपी इज नथिंग बट 2 पाई आर एल, सॉरी 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस, और उसको लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हमारा हो गया एरिया, ठीक। तो शियर फोर्स हो जाएगा टाउ इंटू डीपी इंटू डीएस। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया, एंड दिस टाउ इज द फ्रिक्शनल सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फ्रिक्शनल सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन द वॉल ऑन द स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम 2 फोर्स की बात कर सकते हैं, प्रेशर फोर्स की बात कर सकते हैं, एक टेंजेंशियल फोर्स की बात कर चुके हैं। तीसरा फोर्स है जो कि ग्रेविटी के कारण होगा, जो कि बॉडी के वेट के कारण होगा, बॉडी के वेट के कारण होगा। उसका वेट कितना है उसके हिसाब से कितना होगा हमारा बॉडी फोर्स। तो वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज अ बॉडी फोर्स। कितना वेट है उसी को हम बॉडी फोर्स में बात करेंगे। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है रो, तो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस। अब वो देखो क्या होगा, डी ए इंटू डी एस क्या है, डी ए इंटू डी एस है, डी ए इंटू डी एस है हमारा वॉल्यूम। और आपको पता है मास क्या होता है, अपन ने यूनिट 1 में जब ड्यूरेंट फोर्स भी पढ़ रहे थे तो क्या होता है मास, रो इंटू जी इंटू वी। रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैंने एरिया और लेंथ के हिसाब से लिख दिया है, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा वॉल्यूम हो जाता है, तो रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस, ठीक। अब देखिए ये फिगर में आपको क्लियर होगा कि जो डी एस है, जो डी ए इंटू डी एस लिखे हैं उसको हमको किस डायरेक्शन में लेना है। ये देखिए ये जो वेट है यहाँ पे दिख रहा है वेट आपको रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस, लेकिन ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमको इसके ये वाले कंपोनेंट से मतलब नहीं है, हमको किस कंपोनेंट से मतलब है, जो कि इस स्ट्रीम लाइन के अलोंग है, क्योंकि हम ये जो इक्वेशन है अलोंग स्ट्रीम लाइन ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है हम क्या कर रहे हैं, इसको अलोंग अ स्ट्रीम लाइन डिराइव कर रहे हैं, अलोंग अ स्ट्रीम लाइन डिराइव कर रहे हैं। तो हमको मतलब किससे, हमको मतलब है कि इस वेट का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे। तो अब इस वेट का कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, आप बताइए क्या होगा, रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस साइन थीटा, ठीक है। रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस साइन थीटा, और ये डी एस साइन थीटा को हमने डी वाई लिख दिया अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री। क्यों, क्योंकि साइन थीटा होता है डी वाई बाई डी एस। तो ये हमारा होगा इक्वेशन 3, ठीक। 3 इक्वेशन आ गए। अब the resultant force in the direction of motion must be equal to the product of mass and acceleration in that direction। अब यहाँ पे आया हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स कौन कौन से आए हमारे, अभी हमने 3 फोर्स को कंसिडर किया, एक प्रेशर फोर्स को कंसिडर किया, एक विस्कस फोर्स को कंसिडर किया और एक ग्रेविटी फोर्स को कंसिडर किया। 3 टाइप के फोर्स को कंसिडर किया है। वो तीनों का जो एडिशन होगा वो हमको देगा एफ एक्स,
वो हमको देगा एफ एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा प्रेशर फोर्स आया था माइनस डीपी डीए इक्वेशन 1 से, ये आया हमारा इक्वेशन 3 से, और ये आया हमारा इक्वेशन 2 से। आप लोगों को ध्यान होगा इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे, और ये बीच में 3 लिखा है। एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, रो जी डीए डीएस, यहाँ पे दिख रहा है मास, रो जी डीए इंटू डीएस इंटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो गया हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में हो गया। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने अभी 3 टाइप के फोर्स कंसीडर किए, आगे चल के हमें शियर फोर्स को हटा देंगे, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के फोर्स कंसीडर किए, तो हमने तीनों को ऐड किया अब, ठीक। और ये हो गया हमारा रो इंटू जी इंटू डी ए इंटू डी एस। अब ये देखिए, ये तो निगेटिव साइन आया था, ये दोनों निगेटिव साइन क्यों आया, कोई बता सकता है मुझे। ये जो बॉडी फोर्स है और जो शियर फोर्स है, इसमें निगेटिव साइन हमने क्यों लिखा है, ठीक, क्यों लिखा है, क्योंकि अगर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है फ्लो, तो जो शियर फोर्स रहेगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो रेजिस्टिव फोर्स है, वो फ्लूइड को मूव करने से रोक रहा है, इसलिए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली जब मैं W का कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन में, अगर मैं W का कंपोनेंट लूंगा उस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, फ्लो तो यहाँ से यहाँ हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन क्या है, फ्लो का डायरेक्शन है ये वाला, मैंने W का कौन सा कंपोनेंट लिया तो अपोजिट हो गया, इसीलिए इसका डायरेक्शन भी यही होगा। और ये जो शियर फोर्स है इसका डायरेक्शन भी यही होगा, क्योंकि फ्लो इस साइड हो रहा है, तो ये हमेशा जो शियर फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है एक प्रकार से देखा जाए, तो हमेशा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन भी यही होगा, इसीलिए इन दोनों को भी मैंने निगेटिव दिया है। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, ये वाला ये हमारा इक्वेशन 4, सीधा सीधा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए इस एक्सेलरेशन को अगर वन डायमेंशनल है तो मैं लिख सकता हूँ u डब्ल्यू बाई डेल एस इंटू डी यू बाई डी टी, डब्ल्यू बाई डेल टी। अदरवाइज हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, ax की वैल्यू क्या होती है, u डब्ल्यू बाई डेल एस प्लस v डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस w डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डब्ल्यू बाई डेल टी। लेकिन वो 3 डायमेंशनल के लिए था, वो किस लिए लेते हैं, 3 डायमेंशनल के लिए। अभी हमारा फ्लो क्या है, 1 डायमेंशनल है, तो हम क्या लिख दिए, u डब्ल्यू बाई डेल एस प्लस डब्ल्यू बाई डेल टी, ठीक। अब अगर इसी को हम स्टैटिक फ्लो कंसीडर करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जब टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो ये डी यू बाई डी टी वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या रह जाएगा, u डेल यू बाई डेल एस। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, u डेल यू बाई डेल एस, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन 6। अब हम इस इक्वेशन 6 से एक्सेलरेशन की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, ठीक। Substituting equation 6 in equation 4 and rearranging, we get this ds कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ds है, ठीक। u डेल यू बाई डेल एस किए तो डेल एस कैंसिल हो गया, तो u du बस बचा, ठीक। तो यहाँ पे u du बस बचा। अब इस इक्वेशन को, पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया रो इंटू डी ए इंटू डी एस से। रिहान, हाँ बोलो बेटा रिहान, रिहान कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, आपने हाथ उठाया। नहीं सर। हाँ चलिए, गलती से उठ गया, या कुछ कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को पूरा हमने फ्लूइड के मास से डिवाइड कर दिया, और हमको पता है फ्लूइड का मास क्या होता है, रो इंटू डी ए इंटू डी एस, रो इंटू बी, ठीक। अब हमने इसको डिवाइड किया, तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया रो इंटू डी ए इंटू डी एस से, तो ये डी ए कैंसिल हो गया, ठीक। ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन है रो इंटू डी ए, मतलब ये वाला पोर्शन हमने इसको रीअरेंज कर दिया, ठीक है। जो टाउ वाला टर्म है उसको एक साइड लेगा, बाकी सबको एक साइड रखेगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, डी टू डी ए वाला प्लस हो जाएगा, और रो जी डी ए डी वाई वाला प्लस हो जाएगा, जब वो राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये सब चीजें राइट हैंड साइड में आई, टाउ डी टू डी एस लेफ्ट हैंड साइड में आया, और जब हमने इसको रो इंटू डी ए से डिवाइड किया तो इससे रो कैंसिल हो जाएगा, डी ए कैंसिल हो जाएगा और डी एस रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह गया, u इंटू डी यू बाई डी एस, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या रह गया, डी ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई रो इंटू डी पी इंटू डी एस। इस जगह में क्या हो जाएगा, डी ए और रो कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास क्या बचेगा, जी dy बाय डी एस। रो इंटू डी ए कैंसिल हो जाएगा, देखिए हर जगह एक एक टर्म कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे जब वो डिवाइड होगा तो क्या कैंसिल होगा, डी ए कैंसिल होगा, ठीक, डी ए कैंसिल होगा और बस डी ए कैंसिल होगा और रो कैंसिल होगा, रो भी कैंसिल होगा, डी ए। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जी इंटू यू इंटू डी यू, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे वैसी, यहाँ पे वैसी और यहाँ पे वैसी, हमने पूरे के पूरे इक्वेशन को रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड कर दिया और जो आया हमारे पास वो ये है, एंड दैट इज इक्वेशन 7। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद ये स्टेप कैसे आया, हमने पूरे के पूरे इक्वेशन को रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड किया। तो जैसे ही हमने रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जब हमने रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड किया तो क्या आएगा, डी ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो सेकेंड टर्म आई 1 बाई रो डी पी बाई डी एस। जब इसको हम लोग रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड किया तो डी ए और रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी इंटू डी बाय डी एस, ये थर्ड टर्म। इसमें जब हम रो इंटू डी ए इंटू डी एस से डिवाइड करेंगे तो रो और डी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जी यू डी यू बाई डी एस। अब ये जो जी बचा था उसको हमने सबसे कॉमन निकाल लिया, सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है, देखिए इक्वेशन में 1 2 3 4 टर्म है, तो जो इसका फर्स्ट टर्म है वो एक्सेलरेशन को बता रहा है, दिखा रहा है, और वो क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन मतलब फ्लूइड में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक। जस्ट मिनट, हाँ, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सेकंड टर्म क्या दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, ठीक, ग्रेविटेशनल पुल को, सॉरी ग्रेविटेशनल पुल को नहीं, प्रेशर फोर्स को, यहाँ पे गलत लिख गया है, ये प्रेशर को दिखा रहा है। थर्ड टर्म दिखा रहा है ग्रेविटेशनल पुल को, जिसमें कितना ज्यादा एलिवेशन में, जितना ज्यादा हाइट में रहेगा उतना ज्यादा उसका बॉडी वेट ज्यादा रहेगा, उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। और जो राइट हैंड वाला टर्म दिखा रहा है वो फ्रिक्शन के कारण दिखा रहा है, ठीक। लेकिन जब हम आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं तो हम टाउ इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी नहीं है। टाउ क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में हमने पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। जब हम आइडियल फ्लूइड बोले तो म्यू 0 हो गया, म्यू 0 हो गया, तो टाउ 0 हो गया, तो यहाँ से ये राइट हैंड साइड वाला टर्म 0 हो जाएगा और हमको फाइनली क्या इक्वेशन मिलेगा, यू डी यू, क्योंकि डी एस भी हट जाएगा, यहाँ से डी एस तीनों में है तो हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बचेगा, यू डी यू 1 बाई रो डी पी, मतलब डी पी बाई रो, और सिर्फ जी डी वाई, राइट हैंड साइड में 0 हो गया, ये हमारा हो गया यूलर्स इक्वेशन। और जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 बाई 2 डी यू स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज अवर इक्वेशन 8। तो इसको लिख सकते हैं, जब हम यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 यू डी यू, और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्यों लिखे वो आगे चल के आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी से हम अब बर्नौलीज इक्वेशन निकालेंगे। ये यू डी यू को हम डी यू स्क्वायर इसलिए लिख सकते हैं कि जब हम यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू यू इंटू डी यू, और 2 और 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वापस से मिल जाएगा यू डी यू। हमने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम बर्नौलीज इक्वेशन, इसी इक्वेशन से हम बर्नौलीज इक्वेशन निकालेंगे तो हमको आसानी होगी, इसको इस तरह से किया है। क्लियर है आप लोगों को ये अभी तक जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। सर अब है ना, अपन इसी इक्वेशन जो ये वाला जो इक्वेशन आया था, ये वाला जो इक्वेशन आया था, इससे बर्नौलीज इक्वेशन निकालते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन कैसे निकलेगा, जब हम यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमारा यूलर इक्वेशन है, यू की जगह मैंने वी लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इन जनरल बनाना चाह रहा हूँ इसको। अभी तक मैंने सिर्फ 1 डायमेंशनल बनाया था, मैं इसको इन जनरल बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यू को वी से डिनोट कर दिया, ठीक। जब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तीनों इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेट जब होगा तो ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक, तो वो तो इस इक्वेशन के बाहर आ जाएगी। डीपी बाई रो में 1 बाई रो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम अभी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो 1 बाई रो बाहर आ जाएगा, और जी डी वाई में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ये 0 का इंटीग्रेशन है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वी स्क्वायर बाई 2 पी बाई रो प्लस जी वाई। यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी, सब में देखो डी है, जहां जहां डी है इंटीग्रेशन के कारण वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिर्फ फंक्शन मिलेगा। तो ये वी स्क्वायर बाई 2 बचा है, यहाँ पे 1 बाई 2 बाहर आ गया था, इसलिए 2 बचा।
p बाई रो बचा, dt का p हो जाएगा इंटीग्रेशन होके, dy का y हो जाएगा इंटीग्रेशन होके, तो फिर यहाँ पे gy बचा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इस g से पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर हम g से डिफरेंशिएट डिवाइड कर दे तो हमारे को आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2g प्लस p बाई रो जी प्लस y, और यही है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया तो आपने देखा होगा 1 बाई वी स्क्वायर बाई 2g प्लस p बाई रो जी प्लस y इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने देखा था कि किस तरह से हर एक पाइप के क्रॉस सेक्शन में जो वैल्यू आ रही थी वो किस तरह से कम हो रही थी। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो हर एक क्रॉस सेक्शन में वैल्यू सेम होना चाहिए, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था कॉलेज में इसका, तो क्या देखा था हमने देखा था कि वैल्यू कंटिन्यूसली कम होते जा रही है, वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ लॉसेस। ठीक है, अब ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या क्या असम्पशन लिया है, इसकी फ्लो स्टडी होना चाहिए। फ्लो स्टडी हुआ था तभी हमने एक्सेलरेशन वाले टर्म से du by dt हटा दिया था। फ्लो आइडियल होना चाहिए तभी हमने टाउ वाला टर्म हटा दिया, जो टाउ वाला टर्म आया था। फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए तभी हमने इस रो को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। फ्लो वन डायमेंशनल होना चाहिए तो हमने शुरू से लिया था। फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब रुक रुक के नहीं होना चाहिए, और सिर्फ हम ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं, बाकी सब फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, टर्बुलेंस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, और शियर फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से यूलर इक्वेशन से बर्नौलीज इक्वेशन आता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, देखिए, डिराइव यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन, डिड्यूस बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम दैट। तो यहाँ तक आपको, शुरू से लेके यहाँ तक आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, पूरा टोटल 100% आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि यूलर इक्वेशन क्या होता है, उसको डिराइव, उसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं। 3 फोर्स हमको कंसिडर करने पड़ेंगे, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और तीसरा बॉडी फोर्स। उसके बाद हम उसको आइडियल कंसिडर करके बॉडी विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। उस सब फोर्स को हमको इक्वेट करना है मास इनटू एक्सेलरेशन से, और उसके बाद हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमको बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाएगा। 2 बार आप लोग अगर बिना देखे इसको सॉल्व करेंगे तो देख के सॉल्व करेंगे तो तीसरी बार बिना देखे भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, आप एजम्पशन जरूर लिखिएगा। बर्नौलीज इक्वेशन से कोई भी थ्योरी आती है तो वहाँ पे आप एजम्पशन जरूर लिखिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया, डाउट नहीं है तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। चलिए, आप लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन करिए, मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस लूंगा। जल्दी से वीडियो कैमरा ऑन करिए प्लीज फॉर 10 सेकेंड सभी लोग। जल्दी करिए भाई, प्रदीप यादव, आलोक कुमार, अब्दुल, ऋतिक, पूजा। जो नहीं कर रहा है मतलब सो रहा है वो। सर अब कर दिए सर। और जो नहीं कर रहे, मेरा चल रहा है, मैं नहीं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।